रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वास्तव में एक एडवांस टेक्निक है जिसकी सहायता से हम अणु के अंदर कंपन स्पेक्ट्रम और घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम दोनों की व्याख्या के द्वारा या दोनों संरचनाओं के आधार पर किसी अज्ञात अणु की संरचना और उसकी प्रकृति का निर्धारण करते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अणु के कंपन और घूर्णन के द्वारा उसके ध्रुवणता के अंदर जो परिवर्तन होता है, उस ध्रुवणता में परिवर्तन के कारण आपतित विकिरण, जो कि आपतित विकिरण है, वह आपतित विकिरण अपनी स्कैटरिंग प्रोसेस के कारण या प्रकीर्णन प्रक्रिया के द्वारा आवृत्ति के अंदर परिवर्तन प्रदर्शित करता है और उस परिवर्तित स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी या स्कैटर्ड वेव नंबर, इन दोनों को के अध्ययन के द्वारा हम अणु की संरचना का निर्धारण करते हैं। और यहाँ पर जो आपतित विकिरण है, उस आपतित विकिरण के कारण जो अणु के कंपन और घूर्णन के अंदर जो परिवर्तन होता है, जिसकी सहायता से ध्रुवणता प्रभावित होती है, ध्रुवणता परिवर्तित होती है और उस ध्रुवणता के कारण अणु आपतित विकिरण को ट्रांसमिट करता है या उसको स्कैटर्ड करता है। उस स्कैटर्ड विकिरण का अध्ययन करके हम उसके अंदर होने वाले जो परिवर्तन या रमन शिफ्ट है, उसकी सहायता से अणु की संरचना निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी ऐसे सैंपल का उपयोग करते हैं जिसके अंदर या जिसके ऊपर हम एक निश्चित तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति की विकिरण इसके ऊपर आपतित करते हैं। अब आपतित विकिरण ये दृश्य विकिरण हो सकती है या आईआर विकिरण हो सकती है। ये विकिरण इस सैंपल के द्वारा अवशोषित नहीं होती है और ये आपतित विकिरण जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है या एकल वर्णीय प्रकाश है, एकल वर्णीय प्रकाश, ये एकल वर्णीय प्रकाश जब इस सैंपल पे या प्रादर्श पर आपतित किया जाता है तो प्रादर्श उस प्रयोग किए गए विकिरण या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति को अवशोषित नहीं करता है और ऐसी स्थिति में लगभग सारी विकिरण पूर्णतः ट्रांसमिट हो जाती है, प्रसारित हो जाती है या संचरित हो जाती है। लेकिन इस अणु के कंपन और घूर्णन के कारण उसकी ध्रुवणता में परिवर्तन होता है। उस ध्रुवणता में परिवर्तन के कारण ये प्रकाश प्रकीर्णित या स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड लाइट के रूप में विभिन्न दिशाओं के अंदर ये स्कैटरिंग प्रदर्शित करता है या प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि इस प्रकीर्णित प्रकाश को उस सैंपल के या आपतित विकिरण के समकोण पर स्पेक्ट्रोग्राफ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या उसका स्पेक्ट्रोग्राफ निर्मित किया जाता है, तो स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर मूलतः तीन प्रकार के सिंपल या इसके अंदर तीन प्रकार के लाइंस प्राप्त होती है और उन तीन प्रकार की लाइंस को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, उसमें आपतित विकिरण की यदि आवृत्ति न्यू दे रखी है तो यहाँ पर स्कैटर्ड जो लाइट है, उस स्कैटर्ड लाइट के स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर उसी आवृत्ति की यहाँ पर स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए मैंने लाइन को थोड़ा मोटा बनाया। लेकिन यदि इसके साथ अन्य स्कैटर्ड लाइट्स का अध्ययन किया जाए तो इसमें कम तीव्रता की अन्य लाइनें भी प्राप्त होती है। उसके अंदर कम तीव्रता के अंदर निम्न आवृत्ति हो सकती है या इससे उच्च आवृत्ति की विकिरण भी प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार के स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है और इस स्पेक्ट्रम के अंदर इस आवृत्ति से कम आवृत्ति की विकिरण या इस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की विकिरण भी प्राप्त होती है। इन कम और अधिक आवृत्ति की विकिरण जो प्राप्त हो रही है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को रमन प्रभाव के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ये रमन प्रभाव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन यदि इसकी लाइंस को कहा जाए तो इसे हम रमन लाइंस या रमन रेखाएं कहते हैं। तो ये कम तीव्रता की होती है, इसलिए पतली लाइनों के रूप में निर्मित की जाती है और जो बीच में उसी विकिरण की आवृत्ति के समान आवृत्ति की रेखाएं इसके अंदर प्राप्त होती है स्कैटर्ड विकिरण के रूप में। इसकी आवृत्ति या इसकी तीव्रता, आवृत्ति तो समान है लेकिन तीव्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको मोटी लाइन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जो एक ही लाइन के रूप में प्रदर्शित होती है। इस लाइंस को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? रेले विकिरण के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है या रेले लाइंस कहा जाता है।
इस प्रकार से तो किसी भी सैंपल ट्यूब में या जिसकी संरचना हम निर्धारित करना चाह रहे हैं उस सैंपल के ऊपर यदि एकल वर्णीय प्रकाश को आपतित किया जाता है, जो कि विजिबल रेडिएशन का कोई क्षेत्र हो सकता है या आईआर रेडिएशन का कोई विकिरण हो सकती है, इस विकिरणों को जो कि एकल वर्णीय प्रकाश से सैंपल पर आपतित किया जाता है, सैंपल उन विकिरणों को अवशोषित नहीं करता है, इसलिए लगभग संपूर्ण विकिरण ट्रांसमिट होकर आर पार निकल जाती है या प्रसारित और संचरित होकर प्रकाश के रूप में आर पार निकल जाती है। लेकिन इस सैंपल पर आपतित विकिरण के कारण क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? इसमें कंपन और घूर्णन के कारण इसकी ध्रुवणता में जो परिवर्तन होता है, उस ध्रुवणता में होने वाले परिवर्तन के कारण आपतित विकिरण या स्कैटर्ड या प्रकीर्णित प्रकाश के रूप में या अलग अलग दिशाओं के अंदर प्रकीर्णित हो जाती है। और इन विकिरण के प्रकीर्णित विकिरण के केवल 90 डिग्री के कोण या आपतित विकिरण के साथ इसके समकोण पर जो स्कैटर्ड लाइट्स प्राप्त हो रही है उसका यदि स्पेक्ट्रोग्राफ प्राप्त किया जाए तो इस तरह के 3 क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें एक तो समान आवृत्ति अर्थात जिस आवृत्ति की विकिरण आपतित की गई थी उसी आवृत्ति की विकिरण स्कैटर्ड लाइट के रूप में प्राप्त होती है, न्यू आवृत्ति की विकिरण है, इनको तो हम रेले विकिरण या रेले लाइंस कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम के अंदर रेले लाइंस प्राप्त होगी, लेकिन रेले लाइंस की तीव्रता अधिक होती है, जबकि इस रेले लाइन के साथ साथ हम यहाँ पर कम तीव्रता की रमन लाइंस और दूसरी तरफ भी रमन लाइंस प्राप्त करते हैं, जिनकी आवृत्ति पहले से जो आपतित विकिरण की आवृत्ति थी उससे कम या उससे अधिक आवृत्ति की विकिरण प्राप्त होती है। इसमें कम आवृत्ति की विकिरण को भी रमन लाइंस या रमन प्रभाव के रूप में प्रदर्शित करते हैं और अधिक आवृत्ति की विकिरण है उनको भी हम रमन प्रभाव या रमन लाइंस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इनकी तीव्रता बहुत कम होती है और यदि इस रमन प्रभाव के अंदर या रमन लाइनों के अंदर कम आवृत्ति की विकिरण और अधिक आवृत्ति की विकिरण की तुलना करें तो कम आवृत्ति की विकिरण की तीव्रता अधिक आवृत्ति की विकिरण से अधिक होती है, अर्थात अधिक आवृत्ति की विकिरण की तीव्रता बहुत ही कम होती है, बिल्कुल हल्की लाइंस इसके अंदर प्राप्त होती है। और इसमें यहां पर कम तरंग दैर्ध्य या कम आवृत्ति की, यहां पर बात कर रहे हैं आवृत्ति की, तो यहां पर कम आवृत्ति की जो विकिरण प्राप्त होती है इन लाइनों को हम यहां पर स्टॉक लाइंस कहते हैं और जो अधिक आवृत्ति की विकिरण प्राप्त होती है इनको हम यहां पर एंटी स्टॉक लाइंस कहते हैं। तो इस तरीके से रमन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली इन स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस, जिसको रमन शिफ्ट या रमन प्रभाव या रमन रेखाएं कहते हैं, इनके अध्ययन के द्वारा अणु की संरचना का निर्धारण किया जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे लिखना है, क्या प्रक्रिया आती है, रमन स्पेक्ट्रम कैसे उत्पन्न होता है, उसके पीछे की रसायन या उसके पीछे की विज्ञान क्या है, उनकी पूरी प्रकृति, और इसके अलावा रमन घूर्णन स्पेक्ट्रम और रमन कंपन स्पेक्ट्रम क्या क्या है और उसके स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइनें या रेखाएं प्राप्त होती है उसकी व्याख्या प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दोनों के अंदर ही कोई भी सैंपल या प्रादर्श या कोई भी पदार्थ जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर ध्रुवीय अणु भी हो सकता है जो कि रमन सक्रिय है, इसके साथ साथ अध्रुवीय अणु भी यहाँ पर लिया जा सकता है और उन अणुओं के द्वारा रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपन और घूर्णन के कारण यदि अणु के अंदर ध्रुवणता परिवर्तित होती है तो वह रमन सक्रियता प्रदर्शित करता है, जिसमें आपतित विकिरण से निम्न आवृत्ति की और आपतित विकिरण से उच्च आवृत्ति की या उच्च फ्रीक्वेंसी की कम तीव्रता युक्त विकिरण प्राप्त होती है, जिनको हम रमन प्रभाव या रमन लाइंस या स्टॉक और एंटी स्टॉक रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसी को हम वर्णन के रूप में इस चैप्टर के अंदर ले रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम प्रारंभ कर रहे हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या क्या लिखा जाता है, जो प्रोसेस मैंने बताया वो कंप्लीट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, इसको हम अलग अलग टुकड़ों में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यह प्रक्रिया अगर आप देखें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जब किसी निश्चित आवृत्ति के एक वर्णी प्रकाश पुंज को जो भी प्रदर्शित किया था किसी पदार्थ, इसमें लिया गया पदार्थ
ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। तो एक निश्चित आवृत्ति के एकल वर्णी प्रकाश पुंज को किसी पदार्थ जो ठोस, द्रव या गैस हो सकता है से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है या प्रकीर्णित होता है। तो उस प्रकार का प्रकाश का क्या होगा, प्रकीर्णन होता है। तथा प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति जिसको हम स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में न्यू एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति न्यू एस आपतित प्रकाश की आवृत्ति या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू आई के समान हो सकती है, उससे उच्च हो सकती है या उससे निम्न हो सकती है। इसका मतलब एकल वर्णीय प्रकाश पुंज को यदि किसी पदार्थ पर आपतित किया जाता है तो एकल वर्णीय प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समान, उच्च या उससे निम्न हो सकती है। अतः इन प्रकाश आवृत्तियों के मध्य अंतर को, जो कि आपतित प्रकाश की या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी के अंतर को हम रमन आवृत्ति या रमन शिफ्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर जो आवृत्ति आ रही है न्यू के रूप में जो प्रदर्शित की गई है, उससे कम आवृत्ति जो विकिरण है उसको मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ और यहाँ पर अधिक आवृत्ति की है उसको यदि 2 कर दिया जाए। ये दोनों ही स्कैटर्ड लाइन्स है या स्कैटर्ड प्रकाश को प्रदर्शित कर रही है, उनकी आवृत्ति है। तो न्यू एस है, ये भी न्यू एस है, लेकिन कम ज्यादा के लिए यहाँ न्यू 1 और न्यू 2 प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे न्यू और न्यू 1 के बीच का अंतर और इस न्यू और न्यू 2 के बीच का अंतर, जिसमें न्यू 1 और न्यू 2 दोनों ही स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी या फिर प्रकीर्णित आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, ये रेले विकिरण की आवृत्ति और ये न्यू 1 और न्यू 2 रमन विकिरण की आवृत्ति है। तो रेले विकिरण और रमन विकिरण की आवृत्तियों के मध्य के अंतर को हम यहाँ पर किससे प्रदर्शित करते हैं, रमन शिफ्ट से प्रदर्शित करते हैं। और अगले पद के अंदर हमने इस न्यू को न्यू आई से और न्यू 1 और न्यू 2 को न्यू एस से प्रदर्शित किया है। तो यदि यहाँ पर देखें तो न्यू आई और न्यू एस, जिसमें न्यू आई जो दिया गया है ये वास्तव में क्या है, रेले आवृत्ति कहलाता है और ये आवृत्ति वास्तव में न्यू आर के रूप में भी प्रदर्शित की जाती है या न्यू आई के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स में न्यू आर लिखा जाता है क्योंकि आपतित विकिरण की आवृत्ति और रेले विकिरण की आवृत्ति दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरीके से न्यू एस जो दिया गया ये यहाँ पर रमन आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जो कि पीछे हमने बताया था कि न्यू 1 और न्यू 2 के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, जो इससे कम भी हो सकती है। तो न्यू एस का मान न्यू आई से कम हो सकता है, न्यू एस का मान न्यू आई के बराबर हो सकता है और न्यू एस का मान न्यू आई से अधिक भी हो सकता है। तो कम, बराबर और अधिक तीनों प्रकार की प्रक्रियाएं बन सकती है और उन्हीं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर न्यू आई और न्यू एस का जो अंतर है, जो कि डेल्टा न्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसी को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, रमन शिफ्ट। तो रमन शिफ्ट वास्तव में क्या है, स्कैटर्ड रेडिएशन की आवृत्ति न्यू एस तथा आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू आई, इन दोनों में न्यू आई और न्यू एस के मध्य के अंतर को रमन शिफ्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ बुक्स में यहाँ पर इस क्रम को न्यू एस माइनस न्यू आई के रूप में लिखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम ज्यादा के रूप में दोनों परिस्थितियां ली जा सकती है। हम यहाँ पर न्यू आई माइनस न्यू एस के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कितनी संभावनाएं बनती है, 3 संभावनाएं बनती है। और इसमें ये जो न्यू एस दिया गया है या डेल्टा न्यू जो दिया गया है, ये शून्य कब होता है, जब न्यू आई और न्यू एस दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। और ऐसी स्थिति में जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो और इंसिडेंट रेडिएशन जो आपतित विकिरण है, उन दोनों की आवृत्तियां बराबर होती है और इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाओं को हम क्या नाम देते हैं, रेले प्रकीर्णन रेखाएं कहा जाता है। जो रेले प्रकीर्णन रेखा है, इनकी तीव्रता बहुत ही अधिक होती है या उच्च होती है। इसी रूप में सेकेंड केस अगर आप देखें, डेल्टा न्यू का मान पॉजिटिव, डेल्टा न्यू का मान पॉजिटिव का मतलब है न्यू आई न्यू एस से क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात आपतित विकिरण की
जो आवृत्ति है उसका मान स्कैटर्ड विकिरण से अधिक, या यूं कहें स्कैटर्ड विकिरण की आवृत्ति आपतित विकिरण से घट जाती है या कम हो जाती है, और इस प्रकार से प्राप्त रेखाओं को हम स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं कहते हैं। और इसको स्टॉक प्रकीर्णन रेखाओं की आवृत्ति निम्न आवृत्ति के रूप में प्राप्त होती है, और अर्थात न्यू एस का मान न्यू आई से हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसकी तीव्रता ऊपर वाले से भी कम होती है, तो ऊपर लिखा था तीव्रता उच्च, जबकि इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तीसरी स्थिति में आ जाए वहां पर, तो जब भी न्यू आई का मान से न्यू एस कम हो जाए तो उसको स्टॉक लाइंस कहा जाता है, और ये निम्न आवृत्ति की रेखाएं होती है जिसकी तीव्रता जो रेले प्रकीर्णन रेखाएं हैं उससे कम होती है। इसी तरीके से तीसरी संभावना ये हो सकती है कि डेल्टा न्यू का मान शून्य से कम हो जाए, और डेल्टा न्यू अगर शून्य से कम हो जाए इसका मतलब मान हो गया ऋणात्मक। ऋणात्मक मान का मतलब माइनस के बाद वाला मान क्या होगा, अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में न्यू एस न्यू आई से क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात जो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति है या स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है उसका मान किससे, आपतित विकिरण या इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से अधिक होता है। और इस प्रकार से स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली रेखाओं को हम एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं कहते हैं, और इनकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो हम यहाँ पर निम्न आवृत्ति किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या आपतित विकिरण की आवृत्ति से निम्न आवृत्ति की रेखाएं स्टॉक प्रकीर्णन कहलाती है, और उच्च आवृत्ति की रेखाएं हैं उनको हम एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं कहते हैं। और यहां पर स्टॉक और एंटी स्टॉक जो दे रखी हैं ये दोनों ही वास्तव में क्या कहलाती हैं, रमन लाइंस कहलाती हैं या रमन प्रकीर्णन रेखाएं कहलाती है। तो ये जरूर ध्यान रखना, ऊपर वाला दिया गया है ये तो रेले प्रकीर्णन रेखा है, जबकि सेकंड और थर्ड केस दिया है ये रमन प्रकीर्णन रेखा हैं या रमन स्कैटर्ड लाइंस हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट में प्राप्त होती है या स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है। तो इस तरीके से सिंपल हो गया। आपतित विकिरण जब किसी प्रादर्श पर गिरती है तो उस प्रादर्श के कंपन और घूर्णन के कारण उसकी ध्रुवणता में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से उन विकिरणों का प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति के बराबर है तब तो हम उसको रेले प्रकीर्णन रेखाएं कहते हैं, और यदि उससे कम या अधिक है तो उसे हम रमन प्रकीर्णन रेखाएं कहते हैं। रमन प्रकीर्णन रेखाएं दो प्रकार की है, स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं यदि स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश से कम हो तो स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं, और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी का मान इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं बनती है। और ये स्टॉक और एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं दोनों मिलाकर के रमन प्रकीर्णन रेखाएं कहलाती है। और यदि इनकी तीनों की तीव्रता की बात की जाए तो स्पेक्ट्रम के अंदर इन तीनों की तीव्रता में रेले प्रकीर्णन रेखाओं की तीव्रता सबसे अधिक होगी, उसके बाद में स्टॉक की उससे कम, और एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं हैं तो उनकी तीव्रता का मान सबसे कम होता है, और इसी रूप में रमन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट को हमने प्रदर्शित किया था डेल्टा न्यू से, जो दर्शाया था न्यू आई माइनस न्यू एस के द्वारा। एस का मतलब स्कैटर्ड या प्रकीर्णन और आई का मतलब इंसिडेंट या आपतित। रमन शिफ्ट आपतित फोटोन एवं अणुओं के मध्य अंतःक्रिया कैसे होता है। आपतित फोटोन या जो विकिरण है वो अणु के ऊपर जब आपतित होती है तो अणु और विकिरण के फोटोन के मध्य जो अंतःक्रिया या ऊर्जा विनिमय होता है उसके कारण संपन्न होता है। अर्थात रमन शिफ्ट आपतित फोटोन और अणुओं के मध्य की अंतःक्रिया या ऊर्जा विनिमय के कारण रमन शिफ्ट निर्मित या संपन्न होता है या निर्मित होता है, जहां प्रयोग के लिए गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां पर जो रमन शिफ्ट है, यहाँ रमन शिफ्ट को डेल्टा न्यू से दर्शाते हैं, तो जहां डेल्टा न्यू प्रयोग में लिए गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तब ये खास बात यह है कि डेल्टा न्यू का मान या रमन शिफ्ट का मान प्रयोग में लिए गए पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर करता है, लेकिन आपतित विकिरण की आवृत्ति पर या उसकी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। क्या बात है। इसलिए हम आपतित विकिरण के रूप में दृश्य विकिरण भी ले सकते हैं,
IR विकिरण का भी उपयोग कर सकते हैं, UV विकिरण का भी उपयोग किया जा सकता है। तो खास बात ध्यान रखना, जहां रमन शिफ्ट या डेल्टा न्यू प्रयोग में लिए गए पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर करता है, लेकिन आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, और इसीलिए हम रमन स्पेक्ट्रम IR, UV, विजिबल आदि किसी भी विकिरण के तरंग दैर्ध्य या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन या एकल वर्णीय प्रकाश को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अर्थात सीधे प्रकार पदार्थ की प्रकृति है उसी पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? रमन शिफ्ट। अतः किसी विशेष पदार्थ की रमन आवृत्तियां यहां पर कौन सी है? ये डेल्टा न्यू के रूप में प्रदर्शित की जाती है, रमन आवृत्ति को दर्शाता है। और यहाँ पर ये रमन शिफ्ट है, और आवृत्ति के रूप में हम इसको प्रदर्शित करें तो स्कैटर्ड रेडिएशंस है वही यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है, जो कि इंसिडेंट से कम या अधिक होती है, उसी को रमन आवृत्तियां कहते हैं। तो सीधा सा है, किसी विशेष पदार्थ की रमन आवृत्तियां अभिलाक्षणिक होती है जो पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने में सहायक है। तो डेल्टा न्यू की सहायता से हम पदार्थ की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात डेल्टा न्यू सीधा किस पर निर्भर करता है? डेल्टा न्यू पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि आपतित विकिरण की आवृत्ति की ऊपर। अर्थात आपतित विकिरण कुछ भी हो, डेल्टा न्यू वही रहेगा, क्योंकि स्कैटर्ड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन के बीच के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग में न्यू ज्यादा लिया है तो भी इनके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्टार्टिंग या आपतित विकिरण जो हम काम में ले रहे हैं वो यदि उच्च आवृत्ति की या निम्न आवृत्ति की भी ले ली जाए तो भी डेल्टा न्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा न्यू पदार्थ पर निर्भर करेगा, पदार्थ बदलेंगे तो डेल्टा न्यू बदलेगा, नहीं तो परिवर्तित नहीं होगा। तो इसके लिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोटेशन के रूप में एग्जाम में अगर पूछा जाए तो जरूर लिखने हैं। तो क्या प्रक्रिया रहेगी? किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने हेतु रमन शिफ्ट का अध्ययन तथा विभिन्न प्रेक्षणों का निष्कर्ष रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट कहलाता है। तो रमन इफेक्ट वास्तव में क्या है? 1 नंबर के प्रश्न में अगर पूछा जाए, छोटे प्रश्न में, तो आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने हेतु रमन शिफ्ट का अध्ययन और विभिन्न प्रेक्षणों का निष्कर्ष जो है, जिसकी सहायता से अणु की हम संरचना ज्ञात कर रहे हैं, उसी को रमन प्रभाव कहा जाता है। और इसी रूप में इस प्रभाव से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पर रमन स्पेक्ट्रम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 3 प्रकार की विकिरण या 3 प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है, प्रकीर्णन रेखाएं, जिसमें से एक रेले लाइंस है और बाकी कम तीव्रता की यहाँ पर रमन लाइंस प्राप्त होती है, जो कि स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस के रूप में प्रदर्शित होती है, और इसी को हम रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रमन प्रभाव, रमन स्पेक्ट्रम और रमन शिफ्ट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन तीनों को प्रदर्शित कैसे किया जाए, वो प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर आपको प्रदर्शित करता हूँ। तो यहाँ पर किस रूप में प्रदर्शित की जाएगी? आप सबसे पहले यहाँ पर जो लाइंस दे रखी हैं, ये सभी ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित कर रही हैं, जिनके लिए मान आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए हैं, और ये वास्तव में किसके मान हैं? V अर्थात कंपन क्वांटम संख्या के मानों को प्रदर्शित करते हैं। और इन कंपन क्वांटम संख्याओं के मानों के रूप में यदि ऊर्जा स्तर में हम 1 से लेकर 8 तक ऊर्जा स्तर सभी में प्रदर्शित करें, तो यदि अणु द्वारा अवशोषित आवृत्ति न्यू आई, अणु इस ऊर्जा स्तर पर है, यहाँ से इस ऊर्जा स्तर तक कौन सी आवृत्ति? न्यू आई अवशोषित करके संक्रमण प्रदर्शित करता है। और इस संक्रमण में उच्च ऊर्जा स्तर के ऊपर अंदर गया हुआ ये जो अणु है, ये जब लौटता है तो यहाँ पर 3 प्रकार की संभावनाएं बनती है, जो कि स्कैटरिंग के रूप में दर्शाई जाती है। तो स्कैटरिंग होती है, इसके बाद में अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग के अंदर जो अवशोषित आवृत्ति है, वही आवृत्ति की विकिरण यदि मूल स्थिति में लौट कर आ जाए, अर्थात स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और यहाँ इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? बराबर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होगी, इसको हम रेले प्रकीर्णन रेखाएं कहते हैं। और रेले प्रकीर्णन रेखाओं के अंदर डेल्टा न्यू 0 होता है, और न्यू आई और न्यू एस का मान, अर्थात ये अंतर और ये अंतर क्या रहता है? समान या बराबर रहता है। लेकिन यदि
इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का मान जो है उसकी तुलना में जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू एस है, यहां पर न्यू एस का मान यहां पर आता, अणु वापस लौट करके, तब तो फ्रीक्वेंसी बराबर रहती, लेकिन अब चूंकि ऊपर ही रह रहा है, ऐसी स्थिति में स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहता है, यहां पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होता है, अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। और ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर स्टॉक रेखाएं प्राप्त करते हैं। डेल्टा न्यू का मान पॉजिटिव होता है, जिसमें न्यू आई न्यू एस से अधिक होता है, जहां पर दिया गया डेल्टा न्यू न्यू आई माइनस न्यू एस के अंतर के रूप में प्रदर्शित होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं, और यदि नेगेटिव है तो जहां से अणु प्रारंभ हुआ था उसकी बजाय नीचे वाले स्तर में लौट के आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में एंटी स्टॉक प्रकीर्णन रेखाएं प्राप्त होती है। डेल्टा न्यू का मान ऋणात्मक होता है, इसमें धनात्मक होता है, जबकि न्यू आई का मान न्यू एस से क्या रहता है, कम। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर 3 लाइनें बन रही है या 3 संक्रमण हो रहे हैं तो 3 रेखाएं प्राप्त होगी, यहाँ पर 3 संक्रमण हो रहे हैं 3 रेखाएं प्राप्त होगी, यहाँ पर 1 संक्रमण हो रहा है तो 1 ही रेखा प्राप्त होगी। लेकिन इस एक लाइन जिसको कि हम रेले लाइन कहते हैं, उच्च तीव्रता है, मोटी लाइन बनाना, और इसी को हम LEIGH रेले लाइंस कहते हैं, और इसकी तीव्रता हमेशा क्या होती है, उच्च होती है, जबकि बाकी की तीव्रता हमेशा क्या होगी, निम्न, और इसकी तीव्रता होगी निम्नतम। तो इस तरीके से घटते क्रम में प्रदर्शित किया गया है, निम्नतम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार तीव्रता अधिकतम, स्टॉक की उससे कम, और एंटी स्टॉक की तीव्रता उससे भी कम होती है। और अगर आवर्ती के क्रम में लिखा जाए तो ये नीचे होगा, ये रेले लाइंस बीच में होगी, और आगे वाली एंटी स्टॉक लाइंस उससे आगे होगी। तो इस तरीके से डेल्टा न्यू के बढ़ते मान के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर बढ़ते मान के रूप में नहीं लिखा है, केवल तुलनात्मक रूप से संक्रमण को प्रदर्शित करते हुए दर्शाया गया है। तो अवशोषण संक्रमण, ये स्कैटर्ड संक्रमण, स्कैटर्ड संक्रमण, स्कैटर्ड संक्रमण अर्थात प्रकीर्णन संक्रमण। प्रकीर्णन संक्रमण में ये दोनों बराबर हैं तो रेले प्रकीर्णन कहलाता है, और यदि न्यू एस घट जाता है तो उसे स्टॉक प्रकीर्णन, और न्यू एस बढ़ जाता है तो उसे एंटी स्टॉक प्रकीर्णन कहते हैं। और ये स्टॉक और एंटी स्टॉक दोनों ही रमन प्रकीर्णन कहलाते हैं। तो इसी को हम रमन प्रकीर्णन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो रमन प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन। रमन फिर 2 प्रकार का है, स्टॉक और एंटी स्टॉक, जो कि हम डायग्रामेटिकली रूप में या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ जो लाइनें दे रखी है इनको हम स्पेक्ट्रम के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें रेले लाइंस और रमन लाइंस प्राप्त होती, जिसमें स्टॉक और एंटी स्टॉक रेखाएं शामिल है। नेक्स्ट में बात करते हैं रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम की प्रकृति या उसके गुण या प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि रमन शिफ्ट वास्तव में कौन सी परास के रूप में 100 to 300 सेंटीमीटर परास का होता है। वैसे इसकी कोई निश्चित परास नहीं है, हम किसी भी विकिरण का उपयोग रमन स्पेक्ट्रम के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर रमन नामकरण जो किया गया है वो डॉक्टर CV रमन भारतीय वैज्ञानिक हैं, उनके नाम के आधार पर रखा गया है रमन प्रभाव या रमन शिफ्ट या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये नाम जरूर ध्यान रखना, डॉक्टर CV रमन के नाम पर रमन प्रभाव, रमन स्पेक्ट्रम या रमन शिफ्ट नामकरण किया गया है। तो रमन शिफ्ट परास क्या होगी, जो कि किस में रहती है, फार IR रीजन के अंदर होती है। सेकंड यहाँ पर है स्टॉक, स्पेलिंग ध्यान रखना STOKE। स्टॉक लाइंस की तीव्रता हमेशा एंटिक स्टॉक रेखाओं से अधिक होती है, वो यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया है। स्टॉक रेखाओं की तीव्रता एंटी स्टॉक रेखाओं से हमेशा ही अधिक होती है, जो कि यहाँ पर हम पहले ले चुके हैं। इसी तरीके से जहां ताप में वृद्धि के साथ, ये इंपॉर्टेंट है जरूर ध्यान रखना, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ताप में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता बढ़ती है। ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता बढ़ती है, और ताप घटाया जाए
तो स्टॉक रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से ध्यान रखना, कई बार ये ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि स्टॉक लाइंस की तीव्रता सदैव एंटी स्टॉक से अधिक होगी, पहला, और दूसरा, ताप बढ़ाने के साथ में एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता बढ़ती है और स्टॉक रेखाओं की तीव्रता घटती है। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट में प्रदर्शित करें, रमन रेखा अपने पितृ रेखा से सममित रूप से विस्थापित होती है। और पितृ रेखा कौन सी कहलाती है? यहां पर हम रेले लाइंस को यहां पर पितृ रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, बेस लाइन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात इस रेखा को या स्पेक्ट्रम रेखा को प्रदर्शित करते हैं जो कि आपतित विकिरण की तीव्रता के बराबर विकिरण के रूप में स्कैटर्ड होती है, जिसको हम रेले लाइंस कहते हैं या मूल बिंदु रेखा कहा जाता है। तो रमन रेखा अपने पितृ रेखा या रेले स्कैटरिंग लाइन से सममित रूप से विस्थापित होती है। तो हम आगे स्पेक्ट्रम में देंगे कि पहले मूल बिंदु पर जो ये रेले लाइन है उसकी तुलना में इस तरह स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस हैं वो एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होती है। तो रमन रेखाएं अपने पितृ रेखा से सममित रूप से विस्थापित होती हैं, जो ताप में वृद्धि के साथ, यहां पर भी टेम्परेचर का प्रभाव ध्यान रखना, ताप में वृद्धि के साथ विस्थापन या पृथक्करण में वृद्धि दर्शाती है, अर्थात उनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। ये प्रक्रिया भी हम स्पेक्ट्रम के अंदर, अर्थात जो कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रम रमन का लेंगे उसके अंदर भी प्रदर्शित करेंगे। तो वापस ध्यान दें, रमन रेखा अपने पितृ रेखा से सममित रूप से विस्थापित होती है। यदि मैं यहाँ ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करूं तो इस तरीके से ये यहाँ रेले लाइन है, तो रमन लाइंस समान दूरी पर होगी, फिर इनके बीच का अंतराल, इसके बीच का अंतराल आप निश्चित होगा, इनके बीच का अंतराल लगातार क्या रहता है? निश्चित रहता है। सामान्य परिस्थितियों के अंदर यदि हम घूर्णन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इन दोनों के मध्य का अंतराल यहाँ पर 6b होता है, इधर भी 6b होगा। तो रमन लाइन और पहली स्टॉक और एंटी स्टॉक रेखा के मध्य का अंतराल 6b, और उसके बाद में बाकी सभी के मध्य का अंतराल या इनके बीच का गैप जो है 4b के बराबर, अर्थात सममित रूप से, और यहाँ पर भी सममित रूप से 4b के अंतराल से स्पेक्ट्रम रेखाएं निर्मित होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस ध्यान रखें, रमन रेखा पितृ रेखा से, ये पितृ रेखा है ये वाली, से सममित रूप से विस्थापित होती है, अर्थात समान दूरी से विस्थापित होती है, जो ताप में वृद्धि के साथ विस्थापन या पृथक्करण में वृद्धि दर्शाती है, अर्थात इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ेगा यदि टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो। इसी तरीके से पितृ रेखा से पृथक्करण में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता घटती है। ये सिंपल है। वैसे ही एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता कम होती है, और जैसे ही हम पृथक्करण में वृद्धि करेंगे या इनको जितना दूर लेके जाएंगे, ताप में जितनी ज्यादा वृद्धि करेंगे उतनी ही इनकी तीव्रता में क्या होगी? कमी, या तीव्रता में घटती है या तीव्रता में कमी होती जाती है। तो पितृ रेखा से पृथक्करण में वृद्धि के साथ एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता घटती। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि तीव्रता इधर से इधर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तीव्रता घटेगी, इधर भी जाएंगे तो भी तीव्रता के अंदर क्या होगी? कमी होती है। परावर्तित या पितृ रेखा के मध्य आवृत्ति अंतर पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो परावर्तित या पितृ रेखा के मध्य आवृत्ति का जो अंतर डेल्टा न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि अवशोषण बैंड की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और अवशोषण बैंड यहाँ पर कौन सा है वो यहाँ पर हमने ग्राफ में प्रदर्शित किया, ये ग्राफ के रूप में। ये जो है इन दोनों के अंतर को हम यहाँ से लेकर इसके बीच के अंतर को प्रदर्शित कर सकते हैं, या न्यू आई और न्यू एस के मध्य के अंतर को प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि डेल्टा न्यू के द्वारा दर्शाया गया है। अब आता है इस प्रक्रिया के अंदर रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम की प्रकृति और गुणधर्म के अंदर आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, रमन शिफ्ट कौन से क्षेत्र में है, परास क्या है। सेकंड, स्टॉक रेखाओं और एंटी स्टॉक रेखाओं की तीव्रता क्या है, ताप के साथ कैसे परिवर्तन होता है। तीसरे हैं, रमन रेखा पितृ रेखा से किस रूप में व्यवस्थित होती है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। चौथे में, स्पेक्ट्रम रेखा पृथक्करण के साथ में एंटी स्टॉक लाइन की तीव्रता घटती है। और पांचवें में, परावर्तित या पितृ रेखा के मध्य आवर्ती अंतर पदार्थ के अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है, डेल्टा न्यू अवशोषण बैंड की आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। और यह सब प्रक्रिया हम अलग से घूर्णन और कंपन रमन स्पेक्ट्रम के अंदर वापस प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद में ये रमन स्पेक्ट्रम कैसे व्युत्पन्न होता है, इसकी व्याख्या कैसे की जाती है,
चिरसम्मत व्याख्या के रूप में हम क्या प्रक्रिया के द्वारा समझा सकते हैं कि कंपन और घूर्णन के कारण ध्रुवणता कैसे परिवर्तित होती है और उस ध्रुवणता के कारण आपतित विकिरण किस तरीके से प्रकीर्णित होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रदर्शित करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और इसमें हम इस पूरे टॉपिक को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ में इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स भी मैंने शुरू कर दिए हैं, तो इसके जस्ट बाद में इनऑर्गेनिक के टॉपिक भी साथ में पैरेलल में डालना शुरू करूंगा। उसको भी आप देखें और अपने सहयोगियों के साथ में इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।